Hello students, this is your social science teacher. Today we will learn the chapter key elements of a democratic country. जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसके क्या क्या महत्वपूर्ण अवयव हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे. In the previous chapter we discussed the need for having a government and learned about various form of government. We also learned that our country has a form of government called representative democracy. Now let us understand why democratic government is a good form of government. प्रीवियस चैप्टर में आपने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था और आपने ये भी पढ़ा था कि जो हमारी देश की जो गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेंट है और डेमोक्रेसी ही इस समय सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. वाई इट इज़ वेरी गुड, इस चैप्टर में हम लोग इसी को डिटेल में समझेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? Abraham Lincoln, one of the greatest presidents of USA, defined democracy as government of people, by people, for the people. This is what actually happens in representative democracy. The adult citizens choose the member of the government from among themselves. So there is a government of the people, by the people. Again, the chosen member take decisions one half of and for the benefits of the people. This is government for the people. अब्राहम लिंकन जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, बहुत ही महान व्यक्ति हुए हैं. उन्होंने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया था कि कोई भी गवर्नमेंट जो पीपल की हो, लोगों के द्वारा हो और लोगों के लिए हो, वही एक्चुअली में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहलाती है. किसी भी देश के जो वयस्क जो 18 साल के ऊपर के व्यक्ति हैं, सिटीजन हैं, नागरिक हैं, वो लोग गवर्नमेंट के लिए कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं, उनका चुनाव करते हैं और बाद में वही लोग मिलकर के सरकार को बनाते हैं. तो इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, फर्स्ट इज द पार्टिसिपेशन. इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द पीपल पार्टिसिपेट इन मेकिंग लॉज दैट इफेक्ट देम. दे डू दिस यूजुअली थ्रू देयर इलेक्टेड representative. The government is elected for a fixed period of time. In India, this period is 5 years. Once elected, the government can stay in power for that period of time. At the end of that period, elections are held again. If the people are satisfied with the government, they may re-elect it. If not, they may elect another government. This gives the people the power to change a government that cannot satisfy them. लोकतांत्रिक जो देश में जो लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं नियम बनाने में, लेकिन सभी लोग एक साथ बैठ के नियम नहीं बना सकते हैं, इसलिए वे लोग कुछ रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वो लोग नियम बनाते हैं. ओके, हमारे देश में, इंडिया में 5 साल के लिए हम लोग एक सरकार का चयन करते हैं जो हमारे लिए नियम बनाता है. अगर ये सरकार हमारे लिए नियम 5 साल में अच्छा नहीं बना पाता तो हम उसको दूसरी बार गवर्नमेंट बनाने से रोक देते हैं. अगर अच्छा है हमारे लिए तो उसको फिर से हम उसको सरकार बनाने के लिए चुनाव कर सकते हैं. ओके, तो लोकतंत्र में लोगों के पास ये अधिकार है कि अगर उनके लिए जो कार्य अच्छा कर रहा है उसको वो फिर से री इलेक्ट कर सकते हैं. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द पीपल कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. दे कैन एक्सप्रेस दियर व्यूज़ through different media like newspapers, television, films and so on. They can also participate in various forms of protests such as rallies, signature campaigns, strikes. लोकतांत्रिक सरकार में लोगों को सरकार की आलोचना करने का अधिकार होता है, अपनी बातों को कहने का अधिकार होता है, लेकिन इसके अलग अलग तरीके हैं. वो अहिंसात्मक तरीके से रैली निकाल सकते हैं, ठीक है, सिग्नेचर कैंपेन कर सकते हैं, प्रोटेस्ट मार्च निकाल सकते हैं. नाउ द फ्रीडम. It is often said that there is no democracy without freedom. Freedom here means freedom of speech and expression, freedom to practice the religions of one's choice, freedom to do any job and so on. This freedom can be exercised in a democratic country, provided it is done without breaking any law of harming others. Freedom का मतलब यहाँ ये हो गया कि यहाँ स्वतंत्रता से मतलब है कि नियम के अनुसार स्वतंत्रता, मतलब आपको कुछ भी एक्सप्रेशन करने की स्वतंत्रता, कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन नियम के अंतर्गत रहते हुए, जिससे देश की इंटीग्रिटी या यूनिटी को खतरा ना उत्पन्न हो. तो उसके लिए यहाँ पर ऐसा फ्रीडम इंडिया में दिया गया है. ओके, नाउ इक्वालिटी एंड जस्टिस.
In a democratic country, everybody is equal before law. Therefore, the law are not different for different people. Everybody enjoys equal status and gets equal opportunities to study, earn a living and so on. डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रत्येक व्यक्ति नियम के सामने समान है. हर व्यक्ति के लिए अलग अलग नियम नहीं है, सभी व्यक्ति के लिए एक ही नियम है, सभी व्यक्ति इक्वल स्टेटस के हैं नियम के सामने. In a democracy, everybody has to right to get justice, fair treatment. If any person faces discrimination for any reason, he or she can seek justice in a court of law. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो उसको न्याय मिल सके, और अगर उसके साथ कुछ भी अनफेयर हुआ है तो उसको फेयर जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके. अगर कोई भी व्यक्ति विभेदकारी नीतियों से ग्रसित है तो उसको न्याय मिलना चाहिए. इसके लिए कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है. ओके, कोर्ट होती है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एवर दैट देयर कैन बी जस्टिस ओनली इफ देयर इज़ अ इक्वालिटी इन टर्म्स of wealth and social status. You have read in an earlier chapter that many people are denied fair opportunities because of economic and social inequalities. Our constitution allows some special benefits to be given to such people. The government maintains a list of castes and tribes that need to be given special benefits to improve their social and economic status. These castes and tribes are known as scheduled castes and scheduled tribes. Some jobs in government offers and some seats in educational institutions are reserved for them. Sometimes the government also gives special benefits to women and girls as they often face discrimination in our society. ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी व्यक्ति को न्याय तभी मिल सकता है जब वो आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत सशक्त हो. ऐसा हमेशा देखा गया है कि न्याय उन्हीं को मिल पाता है जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है. लेकिन भारत में इसको बचने के लिए भारतीय संविधान ने ऐसे प्रावधान किए हैं कि जिससे गरीब तबके के लोगों को भी न्याय मिल सके. तो इसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऐसी लिस्ट बनाई जाती है जो वीकर सेक्शन के लोग होते हैं. उसमें SC ST जो आते हैं उनकी गर्ल्स और वुमेंस के लिए, जिसके उनको फेयर ट्रीटमेंट मिल सके और उनको न्याय मिल सके, उनके लिए प्रावधान किया गया है. नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. An important role of the government is to resolve conflict between various groups within the nation. Conflicts arise people of different religions, regions or economic background strongly disagree with each other. Sometimes conflicts turn violent. The government takes steps to prevent conflicts from turning violent. Whenever there is a large gathering of people of different groups, policemen watch over the crowd. You must have noticed a large number of policemen around. Whenever you have watched a religious procession or an election rally or even a football match between two popular teams. गवर्नमेंट का एक महत्वपूर्ण रोल ये है कि वो विवाद का निपटारा करती है. कभी कभी आपने देखा होगा कि कई ग्रुपों के लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, या कभी दो धर्मों के मतैक्य न होने की वजह से लोग आपस में लड़ाई कर लेते हैं. आपने कभी कभी सड़कों पर देखा होगा कि कुछ प्रोटेस्ट मार्च हो रहा हो या प्रोसेसन हो रहा हो, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो उसको उस भीड़ को चारों ओर से पुलिस घेर लेती है ताकि कोई विवाद बढ़ने ना पाए. ओके, इन इंडिया एज इन अदर डेमोक्रेटिक कंट्री, conflicts are resolved according to the law of the nation which apply to all groups equally. भारत में भी दूसरे डेमोक्रेटिक देशों की तरह कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के प्रावधान बनाए गए हैं. When there are conflicts between states, the central government can step in. You might remember some occasions when this happened. For example, when Tamil Nadu and Karnataka disagreed over the sharing of water from the river Kaveri, the government had to take steps to make sure that both states got a fair share of water. The problem arose because Tamil Nadu lying down in the river's course could not get water unless Karnataka, lying upstream, released water from its dam. कभी कभी जब दो राज्यों के बीच में विवाद हो जाता है तो केंद्र सरकार उनके बीच का निपटारा करती है, कोई न कोई न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल बना देती है. जैसे कि आपको एक एग्जांपल देखें, तमिलनाडु और केरला के बीच, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी रिवर के वाटर को बांटने को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ, क्योंकि तमिलनाडु ने कावेरी रिवर का जो वाटर है उसको रोक लिया था, जिसकी वजह से ये विवाद उत्पन्न हुआ था. ठीक है, तो बाद में केंद्र सरकार ने इंटरफियर करके ट्रिब्यूनल बनाया और किसको कितना पानी मिलना चाहिए इसके लिए विवाद का निपटारण किया.
Democracy and the Indian Constitution. The preamble, the introduction of India's constitution, clearly states that India is a democratic republic. In other words, it is a democratic country with an elected head of states. The preamble also states that the constitution aims to give all citizens justice, including social and economic justice, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, and equality of status and opportunity. भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें भारत को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक गणराज्य की संज्ञा दी गई है, उसको इस टाइप का स्टेट बताया गया है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो हमारे जो देश के हेड हैं वो इलेक्टेड होते हैं, उसी को रिपब्लिक कहते हैं। ओके, प्रियम्बल ने कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है उसका उद्देश्य ये है कि सभी नागरिक भारत के वो इक्वल जस्टिस पा सकें। जस्टिस का मतलब यहाँ पर हो सका सामाजिक और आर्थिक न्याय पा सकें। सभी लोग स्वतंत्र हैं कोई भी बात को कहने में, विचारों को मानने में, और सभी लोग अपॉर्चुनिटी और लॉ के सामने समान हैं। ओके, सो दिस इज़ द ऑल अबाउट ऑफ योर चैप्टर एंड थैंक यू।